एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। पिछली वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज का कैटेगराइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें पहला बेसिस हमने यूज़ के बेसिस पर देख लिया था कि हम यूज़ के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, तीसरा रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। इस तरीके से हमने पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम दूसरा तरीका देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने का, और वो होगा रेन्यूएबिलिटी के बेसिस पर। मतलब रिसोर्स जो है वो रेन्यूएबल है या नहीं, इसके बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्स को रेन्यूएबल या नॉन रेन्यूएबल बोल सकते हैं। तो हमारे नेचर का एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि ये रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव तरीके से फंक्शन करती है, जो नेचर है ना। रिस्टोरेशन क्या होता है? रिस्टोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज़ जो डिग्रेड हो गई हो या डैमेज हो गई हो, वो अपनी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस से आ जाती है। ये रिस्टोरेशन है। मान लो एक ट्री था, ठीक है, इस ट्री पर कोई फंगस लग गई, कोई बैक्टीरिया लग गया, जिसकी वजह से इस ट्री की हेल्थ ख़राब होने लगी। अब जब हेल्थ ख़राब होने लगी तो या तो हमने कुछ ऐसा किया जिससे इसकी जो डिजीज़ है वो ख़त्म होने लगी, ये पेड़ दोबारा से ठीक होने लगा, या फिर नेचर ने ही कुछ ऐसा इलाज कर दिया कि ये पेड़ अपने आप से ठीक हो गया। तो वो होगा इसका रिस्टोरेशन। ठीक है, नेचर जो है वो हील करती है, हर चीज़ को हील करती है, रिन्यू कर देती है, मतलब दोबारा से नया बना देती है, और अपने आप को भी मेंटेन करके रखती है ये टाइम के साथ साथ। इसे ऐसे समझो जैसे हमारी स्किन पर जब कोई कट लग जाता है तो वो अपने आप हील हो जाता है कुछ टाइम बाद में, है ना। छोटा सा कट अगर लग गया है तो स्किन दोबारा से उसको हील कर लेती है, ठीक कर लेती है, और निशान तक नहीं रह जाता है। उसी तरीके से नेचर का भी काम रहता है, नेचर भी हीलिंग का प्रोसेस जो है उसमें चलता रहता है। जैसे एक फॉरेस्ट जो है ये रिकवर कर सकता है। कैसे रिकवर कर सकता है? अगर कोई वाइल्ड फायर हो गई है, जैसे किसी जंगल में आग लग गई, बहुत भयंकर आग लग गई, ठीक है, और पूरा फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो गया, लेकिन हमारे नेचर में इतनी ताकत है कि वो फॉरेस्ट दोबारा से रिकवर कर जाता है, दोबारा से वहाँ पर पेड़ खड़े होने लगते हैं, दोबारा से ग्रो होने लगते हैं। तो ये तो रिस्टोरेशन हो गया कि एक बार अगर फॉरेस्ट खत्म हुआ किसी वजह से तो वो दोबारा से ग्रो हो जाता है। लेकिन रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन रिस्टोरेशन से और बड़ी डेफिनेशन है, इसमें और ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ। नेचर की क्या एबिलिटी है कि पूरी नई ही लाइफ क्रिएट हो जाना, है ना, और कुछ ऐसी कंडीशन बना देना नेचर के थ्रू जिसमें वो लाइफ रह सके। तो रिस्टोरेशन का मतलब तो ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो डैमेज हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है, वो दोबारा से अगर ठीक होने लगता है, वो तो रिस्टोरेशन है। लेकिन रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन है कि नई लाइफ ही क्रिएट हो जाना किसी जगह पर, और उस लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस पैदा हो जाना, वो होता है रिस्टोरेशन। ठीक है, वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। ठीक है, मतलब हम जो है कुछ ऐसे एरियाज़ में अगर प्लांट लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, जिसमें उन एरियाज़ में हमने ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से फॉरेस्ट वगैरह काट दिए, घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए हमने फॉरेस्ट काट दिए, और वहाँ से सारे के सारे पेड़ जो हैं वो ख़त्म हो गए, हमने लॉस्ट कर दिया उन्हें। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हम चीज़ों को अगर रिस्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, हम वहाँ पर ट्रीज़ लगा सकते हैं। तो हम किस टाइप के ट्रीज़ वहाँ पर लगाएंगे? हम लगाएंगे उसी टाइप के ट्रीज़ जिस टाइप के वहाँ पर ओरिजिनली थे। तो इससे क्या होगा? वहाँ का इकोसिस्टम रीस्टोर होने लगेगा, क्योंकि जिस तरह का इकोसिस्टम पहले हुआ करता था उसी तरीके का इकोसिस्टम हमने वहाँ पर दोबारा बना दिया ना, उसी तरीके के पेड़ लगाकर। हमने कोई अलग पेड़ नहीं लगाए हैं यहाँ पर। तो वो पेड़ क्या करेंगे? वो पेड़ फूड प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे बर्ड्स के लिए, स्क्वेरल्स के लिए और अदर क्रिएचर्स के लिए, जिससे क्या होगा, इन ट्रीज पर जो लाइफ है वो रिटर्न हो पाएगी, है ना। क्योंकि एक ऐसे एरिया में जहाँ पर कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे, वो किसी वजह से या हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्या हुआ, ये सारे फॉरेस्ट काट दिए गए, है ना। तो काट दिए गए तो यहाँ पर जो भी स्क्वेरल्स, बर्ड्स आते थे अब वो नहीं आएंगे, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं बची है, यहाँ पर एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हमने उसी टाइप के पेड़ यहाँ पर दोबारा लगाए तो क्या होगा? यहाँ पर उसी टाइप के पेड़ आए तो जो बर्ड्स वगैरह हैं, गिलहरी हैं और जो क्रिएचर्स हैं वो वापस से यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ का इकोसिस्टम दोबारा से चलने लगेगा। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज़ नो वेस्ट। जो हमारा नेचर है ना वो साइकिल में काम करता है। मतलब साइकिल क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी वेस्ट नहीं होता,
कुछ भी ऐसा नहीं होता नेचर में जो उसके लिए वेस्ट बने, कूड़ा करकट नहीं बनता। जैसे एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लो, लेट्स से एक ट्री जो है वो एक फॉरेस्ट में गिर गया, मान लो उसकी उम्र हो गई तो वो मर गया अब ट्री, ठीक है। अब मरने के बाद वो डिकम्पोज होगा विद द बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जो ट्री था ना उसकी एज हो गई, ठीक है, एज हो गई तो वो गिर गया ज़मीन पर। अब क्या है, ये पेड़ नेचर के लिए वेस्ट नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि जो मिट्टी है यहाँ पर, इस मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, फंगाई होगी, इंसेक्ट्स होंगे जो इस पेड़ को खाएंगे। इस पेड़ को खाएंगे तो क्या होगा, इस पेड़ के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने लगेंगे। तो पेड़ में क्या क्या है, पेड़ में कार्बन है, पेड़ में नाइट्रोजन है, पेड़ में फॉस्फोरस है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना पेड़ में, ये कहाँ जाएंगी फिर, ये जाएंगी सॉइल में और एटमॉस्फेयर में, ये वापस चली जाएंगी नेचर को। तो ये जो ट्री है ये सॉइल का ही पार्ट बन जाता है जिससे ये कभी ग्रो हुआ होगा, क्योंकि इस ट्री के पास में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब कहाँ से आया, ये सॉइल से ही मिला इसे, है ना। और जब ये गिरा किसी फॉरेस्ट में गिरा तो सॉइल पर ही गिरा होगा ना। सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने इसको डिकम्पोज किया और वापस से इसके जो भी एलिमेंट इसने सॉइल से लिए थे वो वापस से सॉइल को मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। फिर उसी सॉइल से नए नए ट्रीज, नए नए प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। और जो ट्री मरा है ना, या जब वो जिंदा भी था तो उसके सीड्स की वजह से भी नए नए प्लांट ग्रो हुए एंड इवेंचुअली कुछ इनमें से फिर से गिरेंगे और साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से नेचर की साइकिल जो है वो चलती रहती है। नेचर में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। सो These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice। हमने restoration समझ लिया कि अगर किसी फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो वापस से वहाँ पर उसी तरीके के फॉरेस्ट उगाना, वो restoration हो गया। regeneration क्या होता है, किसी जगह पर नई लाइफ पैदा कर देना। तो ये तो बात हो गई रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की। अब हम बात करते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज में ये जो कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़ी ना, रीजनरेशन की, रिस्टोरेशन की, ये होती हैं। तो मोस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारी सनशाइन अवेलेबल रहती है। सो नेचुरल कोर्स में, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस रहता है उसमें जो रिवर्स होती हैं ये रेगुलरली रेन के थ्रू फेड होती रहती हैं और मेल्टिंग ग्लेशियर्स के थ्रू। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिवर वगैरह के बारे में कि रिवर को पानी जो है वो या तो बारिश से मिलता है या फिर मेल्टिंग ग्लेशियर से मिलता है। और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, मेल्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे जब सारे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो रिवर में पानी नहीं बचेगा। तो फॉरेस्ट जो है वो खुद को रिन्यू करते रहते हैं। एक पेड़ गिरा तो दूसरा पेड़ उग जाता है उसी के सीड से, है ना। जो सॉइल है वो खुद को रिप्लेनिश करती रहती है। रिप्लेनिश मतलब कि जो भी सॉइल के इंग्रेडिएंट्स थे, जो एलिमेंट्स थे, वो उसको वापस मिल जाते हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाता है चीज़ों का, है ना, पेड़ का या किसी जानवर का, क्योंकि जानवर भी मरते हैं तो उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, रिवर में जो पानी आ रहा है रेन के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, फॉरेस्ट खुद को रिन्यू कर रहे हैं, सॉइल खुद को रिप्लेनिश कर रही है, ये सब कैसे हो रहा है, ये हो रहा है नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। तो जब हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारी सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है नदियों में उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमें कैसे मिलती है हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखी है पिछली वीडियो तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि सोलर एनर्जी से हमें कैसे एनर्जी मिलती है, विंड से कैसे मिलती है और फ्लोइंग वाटर से कैसे मिलती है। इसके अलावा जो टिम्बर होती है फॉरेस्ट से, यानी कि जो लकड़ियाँ हमें मिलती हैं, ये सब के सब रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये कब तक रेन्यूएबल रहेंगे, जब तक हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं एक सस्टेनेबल तरीके से। अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये तो खत्म होंगे नहीं, ठीक है। इनमें से जो फ्लोइंग वाटर वाला, जो टिम्बर वाला एग्जाम्पल है, ये रेन्यूएबल तब तक रहेगा जब तक हम इसे मैनेज कर पा रहे हैं। कैसे, क्योंकि जो फ्लोइंग वाटर है, जैसे नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, वो अगर पानी ही ना बहे तो क्या होगा, वो पानी कैसे नहीं बहेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी की कमी आएगी। या हम पानी को पॉल्यूट कर दें, गंदा कर दें नदियों को, जिससे पीने का पानी ना बचे, तो वो फिर रेन्यूएबल नहीं रहेगा। जो टिम्बर हम फॉरेस्ट से लेते हैं, हम वो इतनी क्वांटिटी में निकाल लें, इतनी क्वांटिटी में फॉरेस्ट को काट दें कि वो दोबारा से ग्रो ही ना हो पाए, तो फिर वो भी रेन्यूएबल नहीं रहेगी, राइट। तो रेन्यूएबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, हमें चाहिए नेचुरल रिदम। किसकी नेचुरल रिदम,
रिस्टोरेशन की और रीजनरेशन की, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सब कुछ रेन्यूएबल रहेगा, जो भी चीज़ रेन्यूएबल है वो रेन्यूएबल रहेगी जब तक रिस्टोरेशन को या रीजनरेशन को हम डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर हम टिम्बर को, फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, अगर उनकी ग्रोथ से तेज़ी से हम टिम्बर को हार्वेस्ट करेंगे, वहाँ से लकड़ियाँ जल्दी जल्दी काट कर लाएंगे, तो क्या होगा, हम इवेंचुअली जो फॉरेस्ट है उसको डिप्लीट कर देंगे, फॉरेस्ट खत्म होने लगेंगे, है ना। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब्ड। साइंटिस्ट ने बताया भी है, क्योंकि इस पर स्टडी चलती रहती है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि काफ़ी सारे ह्यूमन एक्शंस ऐसे हैं, इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस हैं, जिसकी वजह से नेचुरल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो नेचुरल साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से चीज़ें जो हैं अब रिन्यूएबल नहीं रहती जा रही हैं। तो कई सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। जो लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु मरे हुए होंगे, उनके जो भी बॉडीली रिमेन्स थे उससे कुछ कोयला बन गया, है ना, नेचुरल गैस बन गई, पेट्रोलियम बन जाता है, तो वो फॉसिल फ्यूल होता है। उसे हम आज के टाइम पर निकाल रहे हैं और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट को काटना जो है एग्रीकल्चर के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें मिलके जो नेचर का साइकिल है उसे डिस्टर्ब कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो फॉसिल फ्यूल की वजह से, और दूसरा लकड़ियों को काट कर उन्हें जलाने की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आगे आने वाले टाइम की कंडीशन है, आगे आने वाले टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम बढ़ता हुआ टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के पास में हिमालयाज भी हैं, जो पहाड़ हैं, है ना, तो वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे, और वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं एट अ फास्टर रेट दैन प्रेसिपिटेशन। मतलब वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है, अब प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ पर सीधे बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश जो है वो पानी के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर ग्लेशियर्स की बात हो रही है। तो जो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा ना वो स्नो के फॉर्म में होगा, क्योंकि सिर्फ बारिश को हम प्रेसिपिटेशन नहीं बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन में स्नो भी आती है, प्रेसिपिटेशन में जो ओले पड़ते हैं ना, जो जिसे हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं, तो वो भी आता है प्रेसिपिटेशन में। तो हिमालयाज में जो ग्लेशियर्स बने वो इसी प्रेसिपिटेशन, इसी स्नो की वजह से बने। तो प्रेसिपिटेशन इतना तेज़ नहीं हो पा रहा है जितनी तेज़ी से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं। तो जब ग्लेशियर मेल्ट होते चले जाएंगे, जब ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, तो रिवर्स में पानी नहीं बचेगा, जिससे वाटर सिक्योरिटी पर सवाल उठेंगे, है ना। वाटर सिक्योरिटी पर इम्प्लीकेशंस होंगे। किसके लिए वाटर सिक्योरिटी, जो भी पॉपुलेशन रह रही है प्लेन्स में, प्लेन्स यानी कि जो गैंगटिक प्लेन है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही है वो इसी वाटर टावर पर डिपेंडेंट है। जो माउंटेनियस ग्लेशियर है, हिमालय का जो ग्लेशियर है उस पर डिपेंडेंट है। अब देखो ये कैसे है, माउंटेन और ग्लेशियर और ये जो मैदान है ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। देखो तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हिमालयास फैले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर अभी इंडिया का मैप और है, तो यहाँ हिमालयास फैले हुए हैं। यहाँ से जस्ट नीचे ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये है गैंगटिक प्लेन, गंगा के मैदान, जिसमें यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ये सारे स्टेट्स आते हैं। तो यहाँ हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिनेट होकर आ रही हैं, ये रिवर हमें यहाँ पर पानी प्रोवाइड करती है, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उन्हें। तो जब यहाँ पर ग्लेशियर्स बचेंगे नहीं तो ये रिवर्स जो ओरिजिनेट होकर आ रही हैं, जो पूरे साल बह रही हैं, ये बहेंगी नहीं, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, तो उनके लिए वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनली कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती थी जिनके पास में फ़िशिंग को रेगुलेट करने का एक सिस्टम होता था। किस टाइम पर वो फ़िशिंग को रेगुलेट करते थे, जब स्पॉनिंग सीज़न होता था। स्पॉनिंग सीज़न मतलब कि जो अंडे देने वाला सीज़न होता है मछलियों का, तो उस टाइम पर कुछ कम्युनिटीज़ क्या करती थी, लोगों को रोकती थी फ़िशिंग करने से, क्योंकि अंडे देने वाले मौसम में अगर फिशिंग की जाएगी तो वो सारे अंडे बेकार हो जाएंगे, जिससे फ़िश की पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ़िश की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते थे, लोगों को रोकते थे फिशिंग करने से स्पॉनिंग सीजन में। तो फिशिंग के कॉमर्शियलाइजेशन से क्या हुआ है, ओवर फिशिंग होने लगी है। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब कि मछलियों को अब बेचा जाने लगा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है इंसान, ओवर फिशिंग कर रहा है ना। एक फिश का टाइप है जिसका नाम है ट्यूना फिश।
क्या हुआ था, इस फिश का रैपिड और एक्सटेंसिव तरीके से डिक्लाइन होने लगा इसकी पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से कुछ एग्रीमेंट हुए इसकी फिशिंग के कंट्रोल पर कि ट्यूना फिश की जो फिशिंग की जा रही है, जो इसे पकड़ा जा रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन कई सारे एग्रीमेंट्स के बावजूद ये जो फिश है, जो टूना फिश है, जो कि हमारे ओशियन इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है। कैसे बैलेंस में रखती है? क्योंकि ये फिश छोटी छोटी मछलियों को खाती है, छोटे छोटे श्रिम्प्स को खाती है ना, तो इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है ये। लेकिन सारे एग्रीमेंट्स के बावजूद इसकी पॉपुलेशन आज भी डिक्लाइन हो रही है। So, do you know of other traditional practices that help the ecosystem to stay in balance? तो और क्या क्या प्रैक्टिस रही होंगी किसी टाइम पर जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रहता था? तो कुछ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थी वो जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री की जाती थी। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कि एग्रीकल्चर भी करना और वहीं पर पेड़ भी लगाना, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस में रहता था। फिर जो वाटर है उसको कंजर्व किया जाता था। कैसे? जो बारिश का पानी होता है ना, उसको भर के रख लिया जाता था, ज़मीन में गड्ढे वगैरह खोद के उसमें बारिश का पानी भर के रख लिया जाता था, जिसकी वजह से एक तो वो पानी को यूज़ में ले लेते थे, दूसरी बात जो गड्ढे में अगर पानी रहेगा तो वो ग्राउंड वाटर में भी रिस के चला जाता था, जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता था। इसके अलावा लोग ग्रेजिंग को और जो पेड़ों को जलाया जाता है, जलाने के बाद में जो खेती वगैरह की जाती है उस पर कंट्रोल लगाते थे। तो ये सारी कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रही थी जिसकी वजह से लोग इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने की कोशिश करते थे। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सामान चाहिए, कुछ गुड्स चाहिए जिसे हम कंज्यूम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से वेस्ट भी क्रिएट होता है ना। और ये जो वेस्ट है ये फ्रीक्वेंटली रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अदर वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जैसे कि कोई लेक वगैरह होती है, कोई पॉन्ड होता है, उसमें डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जो वेस्ट हैं ये डीके नहीं होते, मतलब कि इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्योंकि ये केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो अगर डिकम्पोज नहीं होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस सब में डिकम्पोज ये नहीं होंगे तो ये दूसरी लाइफ फॉर्म के लिए फूड नहीं बन पाएंगे। जो उस वाटर बॉडी में जो लाइफ अवेलेबल होगी, मछली होंगी मान लो, है ना, तो उनके लिए ये फूड नहीं बन पाएगी। बल्कि क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो नेचर का साइकिल है ना, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि इनमें केमिकल्स वगैरह हैं, है ना। तो इससे क्या होगी, इससे एक सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर जो रिवर हैं वो पॉइजनस हो जाएंगी। केमिकल से क्या ही होना है, पॉइजनस ही होंगी रिवर्स, और लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पर जितनी भी जो लाइफ होगी उस रिवर में वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे ये दिखाया गया है, एक इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है और डायरेक्टली ये बिना किसी ट्रीटमेंट के वाटर बॉडी में डिस्पोज किया जा रहा है। ये देख ही सकते हो कितना गंदा पानी है ना। इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होंगे। तो इस सब से ये जो पानी में जितने भी जीव जंतु होंगे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और लाइफ जो है यहाँ पर ख़त्म होने लगेगी। तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम फंक्शंस और इकोसिस्टम सर्विसेज की। ये क्या होते हैं? तो नेचर के पास में कुछ अपने तरीके हैं काम करने के। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रीज़ होती हैं ये नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हमें इन्हें बताना नहीं पड़ता है कि भाई साहब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करो, हमें सांस लेनी है, ये नेचुरली करते चले जाते हैं। तो जब ये नेचुरल प्रोसेसेस हम ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं ना, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो हमें कुछ सर्विस दे रहा है। ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही है तो कुछ सर्विस तो दे ही रही है ना हमारी नेचर हमें। हम इकोसिस्टम सर्विसेज को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक फॉरेस्ट नेचुरली वाटर को फिल्टर कर देता है। क्योंकि जो पेड़ होता है ना, इसकी जड़ें सॉइल में गहरी गहरी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो रिटेन रहता है अगर बारिश भी होती है तो, है ना। और जो पानी है वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाता है रिस रिस कर, और जब ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो फिल्टर होता हुआ जाता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं जाती है। तो फॉरेस्ट वाटर को फिल्टर करने का काम करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन को कैसे रोकते हैं? क्योंकि वही इनकी जड़ें सॉइल को पकड़ के रखती हैं, जिससे सॉइल जो है वो आसानी से उड़कर या बहकर नहीं निकल पाती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं ये कुछ एनिमल्स को हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स यहाँ पर रहती हैं, हमने पढ़ा अभी, स्क्वायरल्स यहाँ पर रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं। तो इकोसिस्टम सर्विस में क्या आएगा? वो सारी चीज़ें जिससे हम बेनिफिट होते हैं, जैसे कि क्लीन वाटर से हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें प्रोटेक्टेड फार्मलैंड से बेनिफिट मिल रहा है। प्रोटेक्टेड फार्मलैंड जैसे कि ये बीच में खेत है और इसके चारों तरफ में पेड़ लगा दिए, या फॉरेस्ट है कोई आसपास में, है ना,
तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। जो पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उससे बेनिफिट मिलता है। पॉलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, कुछ पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेटर जैसे कि कुछ मधुमक्खी वगैरह, तितलियां वगैरह जो होती हैं, वो मान लो इस फॉरेस्ट में रहती हैं, ठीक है। अब वो इस फॉरेस्ट से उड़कर आई यहाँ पर खेत में खाना ढूंढने के लिए। तो इसी खाने ढूंढने के टाइम में वो क्या करेंगी, यहाँ पर जो भी जैसे मान लो कोई क्रॉप हो रही है, कोई फूल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, इस फूल के जो पॉलेंस होते हैं उनको एक फूल से दूसरे फूल में ये ट्रांसफर कर देंगी, जिससे क्या होगा, अच्छी क्रॉप ग्रो होगी। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये खुद से तो पॉलिनेट कर नहीं पाते हैं, इन्हें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत रहती है। इसीलिए जो बीज वगैरह होती हैं ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इन क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इन फॉरेस्ट की वजह से जो भी फ़ायदे हमें मिल रहे हैं, हम ये सब कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज के रूप में रिसीव कर रहे हैं नेचर से। तो ये कॉन्सेप्ट होगा इकोसिस्टम सर्विस और इकोसिस्टम फंक्शंस का। इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है, जिससे ह्यूमन बेनिफिट होता है, और इकोसिस्टम सर्विस जो भी नेचर का ऑटोमेटिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। एक मैच्योर ट्री जो होता है वो लगभग 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्री है, क्योंकि हर ट्री की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, है ना। और एक ह्यूमन बीइंग को लगभग 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हर दिन के लिए, और ये नीड भी उस ह्यूमन की टाइप ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर चेंज हो सकती है, कि वो कोई ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करता है या नॉर्मल बैठा ही रहता है। और उसकी हाइट, उसकी वेट, बाकी सभी चीज़ों के बेसिस पर उसकी जो नीड है वो चेंज होती रहती है। और ट्री की भी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन जनरेट करने की, वो भी ट्री के टाइप पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो हमने एक एवरेज की बात कर ली। तो अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। ये क्या होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लंबे टाइम में बने हुए होते हैं। ये दोबारा से भर नहीं सकते, हम इन्हें दोबारा से उस रेट से नहीं भर सकते जिस रेट से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल में जैसे कि कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, कुछ मिनरल्स आते हैं, कुछ मेटल्स आते हैं, मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स हैं ना। तो ये सब क्या हैं, ये मेटल, ये फॉसिल फ्यूल, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये कई लाखों करोड़ों सालों में बने। तो अगर आज के टाइम पर ये सब खत्म हो जाएंगे तो इन्हें दोबारा बनने में कितना टाइम लगेगा, फिर से लाखों करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि लाखों करोड़ों साल तक हम ह्यूमन बीइंग ही जिंदा रहें। तो जिस चीज़ को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लाखों करोड़ों साल लगे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो इंडिया के पास में कुछ कोल रिजर्व्स भी प्रेजेंट हैं, है ना। हम जो है कोल को माइन भी करते हैं, कोयले की माइनिंग करते हैं, ताकि जो हमारी ग्रोइंग नीड है एनर्जी के लिए वो फुलफिल हो सके। लेकिन ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कोल रिजर्व जो है इंडिया में, वो अगले 50 सालों के लिए ही हैं। अगले 50 सालों के बाद ये जो रिजर्व्स हैं कोयले के इंडिया के अंदर, ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो डिमांड है ना, ये इंक्रीज़ होती चली जा रही है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और डेवलपमेंट वर्क भी बढ़ता चला जा रहा है। तो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन कोयला ख़त्म होता जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये ऑप्शन हमें नहीं मिल जाते हैं, तब तक हमें ये जो कोल बचा हुआ है हमारे पास, इसको हमें जुडिशियसली यानी कि वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं अपने पास, जैसे हमने सोलर एनर्जी पढ़ी, हमने विंड एनर्जी पढ़ी, हमने हाइड्रो पावर पढ़ी, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी इतना वाइडली यूज़ में है नहीं ये। तो जब तक इसको पूरे इंडिया में फैलाया जाएगा, जब तक वाइडली इनको यूज़ करवाया जाएगा, तब तक जो हमारे पास रिजर्व बचे हैं ना, उन रिजर्व को हम वाइजली यूज़ करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वरना जो क्राइसिस होगा वो बहुत भयंकर होगा। तो इस वीडियो में हमने रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज को पढ़ लिया, नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ लिया कि रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। हम जानेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और इनका इम्प्लीकेशन क्या है। क्योंकि जिस टाइप से जो सन है, सन नेचुरल रिसोर्स है, एयर नेचुरल रिसोर्स है, ये सारी जगह पर पूरी अर्थ पर मिलते हैं, उस टाइप से सारे नेचुरल रिसोर्स नहीं होते।
जैसे कि कॉपर है, जैसे कि कोयला है, जैसे कि गोल्ड है, ये सारी जगह पर थोड़ी ना मिलेंगे, तो कहीं कहीं पर मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।